मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो इससे पहले की क्लास हुई थी उस क्लास में हमने जो हमारे जीन का रेगुलेशन होता है उस रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी उस टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। उसके साथ ही हमने ट्रांसक्रिप्शन की और सेंट्रल डॉग्मा के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। देखिए, हम प्रोकैरियोट्स के केस में जीन रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को या जीन नियमन किस तरीके से होता है उस कॉन्सेप्ट को समझने की बात कर रहे हैं। आपको पता ही है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जो भी हमारा डीएनए है उस डीएनए पर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है और वो एमआरएनए जो सिंथेसाइज्ड हुआ है उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूकैरियोट्स के केस में ये जो एमआरएनए बनने की प्रोसेस है या जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको कि थोड़ा सा टफ पड़ता है समझने में। जबकि प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और सिंगल सर्कुलर डीएनए पर ही सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, इसलिए हम प्रोकैरियोट्स के केस में ई कोलाई को एग्जाम्पल की फॉर्म में लेकर के वहाँ पर जीन रेगुलेशन की प्रोसेस को समझ सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। इसके लिए आप देखिए कि हम जीन रेगुलेशन क्यों पढ़ रहे हैं या जीन रेगुलेशन क्या होता है। तो जीन रेगुलेशन का मतलब होता है कि जो हमारी डीएनए का टेम्पलेट है उस डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है और यही एमआरएनए जो है वो आगे चल कर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज्ड करता है। इट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, क्योंकि डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है और इसी एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसाइज होना ट्रांसलेशन की प्रोसेस है। तो ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है जिसमें कौन सी प्रोटीन बननी चाहिए, कब बननी चाहिए, कैसे बनेगी, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारी प्रोसेस कुछ जीन्स के थ्रू कंट्रोल्ड होती है, कुछ जीन्स के थ्रू रेगुलेट होती है। तो ये जो कंट्रोलिंग है, ये जो रेगुलेशन है, इसे ही हम कहते हैं जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है कि जो हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस का प्रोसेस, तो जो प्रोटीन बन रहा है उस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने की जो प्रोसेसिंग है उसी को हम कहते हैं जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ई कोलाई, प्रोकैरियोट्स के केस में ई कोलाई को ले रहे हैं और ई कोलाई जो है ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। लैक्टोज जो कि हम यहाँ पर मीडियम में प्रेजेंट होगी, वो जो एक डाइसैकेराइड्स है उसका मेटाबॉलिज्म हो करके उसका मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लैक्टोज की, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो ओपेरॉन हम पढ़ेंगे उस ओपेरॉन को हम लैक ओपेरॉन कहेंगे। होता क्या है, लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही होता है। जब तक ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तब तक लैक्टोज जो डाइसैकेराइड्स है वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए इस एंजाइम का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जब ये एंजाइम प्रेजेंट होता है तो ये लैक्टोज जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि लैक्टोज का ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ई कोलाई के केस में पढ़ रहे हैं इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लैक ओपेरॉन बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि ओपेरॉन कोई साइंटिस्ट नहीं था। ये जो लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट था ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो था जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने 1961 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था और उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ओपेरॉन मॉडल को समझाया था। आप सभी को पता है कि ओपेरॉन मॉडल जो है, ओपेरॉन इज़ अ ग्रुप ऑफ
जीन्स, जिसमें बेसिकली 2 तरीके के जीन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कंट्रोलर जीन और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलर जीन नाम से ही पता है कि ये कंट्रोल करेगा पूरे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम है कंट्रोलर जीन का। स्ट्रक्चरल जीन जो है एक्चुअल में ये जेनेटिक कोडोन वाले पार्ट हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक कोडोन प्रेजेंट होते हैं। कोडोन होगा तो इसका मतलब है कि प्रोटीन के सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास में प्रेजेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन वो जीन हैं जिनमें जेनेटिक कोडोन प्रेजेंट होता है और साथ ही इनके पास कोई ना कोई मैसेज होता है, मैसेज या इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इस इंफॉर्मेशन को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्हीं इंफॉर्मेशन को रीड करता है और रीड करने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर ये कंट्रोलर जीन जो है वो इन स्ट्रक्चरल जीन की इंफॉर्मेशन को रीड करके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। देखिए कंट्रोलर जीन हमने पहले भी पढ़ा है कि ये कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेगुलेटर जीन जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, एक होता है हमारा प्रमोटर जीन जिसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और एक होता है ऑपरेटर जीन जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ऑपरेट करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। इसके साथ ही जो स्ट्रक्चरल जीन है जिनके पास में कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आरएनए पॉलीमरेज जो है, वो जो मेन ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है, वो ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम इन इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। वैसे ही बेसिकली ये स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं उन्हें हम एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स के केस में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक टाइप के होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक टाइप का मतलब प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही एमआरएनए पर प्रेजेंट होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। तो प्रोकैरियोट्स के केस में हम इस स्ट्रक्चरल जीन को S1, S2 और S3 से डिनोट कर सकते हैं। मीन्स मतलब S1, S2 और S3 जो है वो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन को आगे दिखा रहा है, आगे बता रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन S1 है ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जीन है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि इस लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो इस एंजाइम के कारण ही रन होती है। इसके साथ ही एक वाई गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। ये गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि हर सेल के अंदर कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और वो जेनेटिक मटेरियल के साथ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें प्रोटीन को सिंथेसाइज्ड करने की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, इसी कारण से प्रोटीन बनती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उस परमिएबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, पारगम्यता को बढ़ाने का काम करता है। एक और एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं गैलेक्टोज ट्रांस एसिटिलेज। इसका पूरा नाम थायोएसिटाइल भी है। तो गैलेक्टोज ट्रांस एसिटिलाइज जो है एंजाइम, ये एंजाइम 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। हम 1 बाय 1 सारे जीन्स को और ट्रांसक्रिप्शन के जो एंजाइम हैं उनको देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये रेगुलेटर जीन जो होता है इसकी ये कैपेसिटी होती है कि ये अपनी खुद की कंप्लीट प्रोसेस को खुद ही रन करता है। ये खुद की प्रोटीन को खुद से ही बना लेता है, क्योंकि इस रेगुलेटर जीन के पास में रेगुलेटर प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट जीन है, खुद का जीन है, इंडिपेंडेंट जीन है। तो अपना खुद का प्रमोटर साइट्स प्रेजेंट होने के कारण ये अपनी खुद की प्रोटीन को खुद से बना लेता है। सेकंड है हमारा प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन आपको पता है कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा डीएनए टेम्पलेट है उस डीएनए टेम्पलेट की प्रमोटर साइट्स पर जो 6 बेस पेयर्स का प्रिप्नो बॉक्स है वो हमारा प्रमोटर रीजन होता है, वहीं पर ये जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही
ऑपरेटर जीन जो कि इस कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ऑपरेट करता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो रेगुलेटर प्रोटीन होती है, ये रेगुलेटर प्रोटीन नेगेटिव और पॉजिटिव जो कंट्रोलिंग है उसको बताती है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब है कि अगर ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करे या रोक दे, कंट्रोल करना है रोकना, तो अगर ये प्रोटीन रेगुलेटर प्रोटीन जो कि रेगुलेटर जीन के लिए बनी है, ये रेगुलेटर प्रोटीन अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देती है तो रोकने के कारण ये इसका कंट्रोल कैसा हो गया है, नेगेटिव कंट्रोल हो गया है। तो नेगेटिव कंट्रोल होने के कारण इसे हम नेगेटिव ओपेरॉन कहेंगे। रेगुलेटर प्रोटीन अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, नेगेटिव कंट्रोल करती है, तो इसको हम नेगेटिव इफेक्ट कहेंगे या नेगेटिव ओपेरॉन कहते हैं। वहीं इसके अपोजिट अगर रेगुलेटर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है, उसको बढ़ा देती है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम पॉजिटिव ओपेरॉन कहते हैं। तो यानी ये रेगुलेटर प्रोटीन जो बन रहा है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की कंट्रोलिंग या रेगुलेशन की प्रोसेस को यहाँ पर करवाता है। इसके साथ ही ये जो प्रमोटर जीन है, ये प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज, जब हम आगे अभी पढ़ेंगे कि ये क्या करेगा, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है इसको डायरेक्शन देता है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। और ऑपरेटर जीन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के आगे के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रन करने में हेल्प करवाता है। ई कोलाई प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंजाइम लैक ओपेरॉन, अभी हमने ये बात बता दी है कि ई कोलाई जो है वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है और यहाँ पर जो लैक्टोज का मेन एंजाइम है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही है, जिसके कारण हम इसे लैक ओपेरॉन कहते हैं। और यहाँ पर जो लैक्टोज है वो डाइसैकेराइड्स फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जिसे मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू। इसीलिए ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसे हम लैक ओपेरॉन ही कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है वो रन कैसे होती है, वो रेगुलेट कैसे होती है, उसको देखेंगे। ये हमारा डीएनए का टेम्पलेट है। ये आई आपको पता है रेगुलेटर प्रोटीन है, खुद की प्रोटीन खुद से बनाती है, अपने आप प्रोटीन बनाएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ये हमारा प्रमोटर रीजन है। ये जो प्रमोटर रीजन है, इस प्रमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आरएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन देता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन देता है कि आगे चल करके आपको कैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ये हमारा ओपेरोड साइट है, ये ऑपरेटर जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके साथ Z, Y और O जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल जीन हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है उनका सिंथेसिस करते हैं। ये हमारा टर्मिनेशन एंड है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। ये GC रिच एरिया है जो कि पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस को बताता है। पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें यहाँ जैसे मान लीजिए GGCAT आगे और पीछे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो हैं वो एक ही जैसे हों तो उसे हम कहते हैं पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा C, G और G। तो ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस ये सेम है, तो इस तरीके की सीक्वेंसिंग जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो एक ही जैसे सीक्वेंस होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगे और टर्मिनेशन जीन की प्रेजेंस के कारण इस एरिया पर आकर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाती है। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो रेगुलेटर प्रोटीन ने क्या किया, खुद की प्रोटीन को बना लिया। ये अपनी खुद की प्रोटीन को बनाता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन रन करती है। दो कंडीशन रन जैसे, एक तो व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन मीडियम तो ओपेरॉन इज स्विच ऑफ। देखिए जब मान लीजिए ये हमारा एक मीडियम है और उसमें हमने ये ई कोलाई सेल को रखा हुआ है। ई कोलाई सेल अगर मीडियम के अंदर
यहाँ पर जो मीडियम है इसमें लैक्टोज एब्सेंट होगा, तो ये इसे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं करना पड़ेगा, और लैक्टोज का जब ये मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी तो किसी भी तरीके के एंजाइम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो ओपेरॉन है, ये जो स्विचिंग है, ये यहाँ पर ऑफ रहेगी क्योंकि कोई भी एक्टिविटी यहाँ नहीं हो रही होगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। अगर हम इस मीडियम में लैक्टोज को ऐड कर देते हैं, लैक्टोज को अगर हम ऐड कर देंगे तो मीडियम में लैक्टोज आ गया है, मीडियम में लैक्टोज आने के कारण अब उसका मेटाबॉलिज्म भी हमें करवाना पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म को करवाने के लिए जो भी एंजाइम है उनका फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी हो जाए और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म भी हो जाए। तो इस कंडीशन में व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम ओपेरॉन इज स्विच ऑन। तो यहाँ पर ये दो टर्म चलती है, स्विच ऑफ कंडीशन और स्विच ऑन कंडीशन। अब देखेंगे ये हमारा कंप्लीट ओपेरॉन साइट्स हैं। यहाँ पर रेगुलेटर प्रोटीन ने अपना खुद का प्रोटीन बना लिया। अब जब ये प्रोटीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है, ये रोक रहा है क्योंकि इसने अपनी खुद की प्रोटीन बनाई है। ये प्रोटीन जो है ये जा कर के इस ऑपरेटर साइट पर अटैच हो जाती है 3D फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये 3 डायमेंशनली इस ऑपरेटर साइट पर आकर के जुड़ जाती है। क्योंकि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो एब्सेंट होने पर यहाँ तक इस कंडीशन में किसी भी तरीके के एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा और इस ओपेरॉन को हम कहेंगे स्विच ऑफ ओपेरॉन। रेगुलेटर प्रोटीन ने अपनी खुद की प्रोटीन बनाई है, उसे हमने कहा लैक रिप्रेसर प्रोटीन। ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये ऑपरेटर साइट से आकर के जुड़ जाती है। जब ये यहाँ पर जुड़ जाएगी तो एक बैरियर आ चुका है इस टेम्पलेट पर। तो अब ये जो प्रोमोटर रीजन है ये क्या है, रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये है RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है। तो ये प्रमोटर साइट इसी को डायरेक्शन देती है कि आप जाकर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो ये प्रमोटर साइट्स जो है वो इस RNA पॉलीमरेज को कोई भी डायरेक्शन नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर हो गया है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर रास्ते में कोई बैरियर है तो ऐसा जंप करके कोई एंजाइम जो है वो आगे जाकर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को नहीं रन करवा पाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये स्विच ऑफ कंडीशन में ही रहता है क्योंकि जो रेगुलेटर प्रोटीन है उसने अपने खुद की लैक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया और ये प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर रीजन पर जुड़ गया है। ऑपरेटर साइट्स पर जुड़ने के कारण ये जो प्रमोटर जीन है ये RNA पॉलीमरेज को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करें, इसलिए स्विच ऑफ कंडीशन है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी होना ज़रूरी है, जब तक ये जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन है ये यहाँ से नहीं हटेगी तब तक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी। तो क्योंकि सेल के पास में अपना खुद का स्मॉल अमाउंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है ये लैक्टोज से एक्टिविटी करता है, उससे रिएक्शन करता है। तो ये है हमारा लैक्टोज पार्ट, और लैक्टोज से ही जब ये रिएक्शन करता है तो ये इसे कन्वर्ट कर देता है एलो लैक्टोज के अंदर। ये एलो लैक्टोज जो है वो यहाँ जा कर के इस रेगुलेटर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। रेगुलेटर प्रोटीन के साथ जब ये जुड़ता है तो इस रेगुलेटर प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उस स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के कारण ये जो रेगुलेटर प्रोटीन थी ये अलग हट जाती है इस ऑपरेटर साइट से। तो जब ये इसके से दूर हट जाएगी तो दूर हटने के बाद में ये रीजन जो है ये फ्री हो गया है। अब ये प्रमोटर साइट जो है वो इस RNA पॉलीमरेज को इंस्ट्रक्शन देगी कि आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, साथ ही लैक्टोज जो डाइसैकेराइड्स है या वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा, या हम ये कह सकते हैं कि लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। साथ ही ये जो एंजाइम है इनका सिंथेसिस भी होता चला जाएगा। जैसे ही टर्मिनेशन एंड आएगा वहाँ पर पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस होने के कारण एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ पर आकर के रुक जाती है। देखिए
यहाँ पर दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक है स्विच ऑफ कंडीशन, एक है स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑफ का मतलब है जब लैक्टोज जो है वो मीडियम में प्रेजेंट ना हो तो सेल कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगी, ओपेरॉन जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा रहेगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। ओपेरॉन मतलब वही स्ट्रक्चरल जीन और कंट्रोलर जीन। जैसे ही मीडियम में लैक्टोज होती है प्रेजेंट, वैसे ही यहाँ पर ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाता है और वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करके लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कर देता है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये कब होती है। देखिए, हर सेल के पास में जेनेटिक कोडोन प्रेजेंट होते हैं, कोई ना कोई प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है उसे जब नीड होगी तभी वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है, ऐसा नहीं वो पूरा टाइम प्रोटीन बनाती रहती है। जब उसे नीड होती है तो यहाँ पर नीड जो है वो लैक्टोज की फॉर्म में थी। जब जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आया है, उसने लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म करने की जो एंजाइम थे उसका फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर क्योंकि रेगुलेटर प्रोटीन का नेगेटिव इम्पैक्ट था, इसीलिए इसे हम नेगेटिव ओपेरॉन भी कहते हैं। साथ ही ये एक तरीके की इंड्यूसेबल जो है ओपेरॉन है। इंड्यूसेबल का मतलब है ये इंड्यूस कर रहा है। यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अपना खुद का मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए, अपने खुद का डाइजेशन करवाने के लिए खुद के प्रोटीन को खुद ही सिंथेसाइज्ड करता है, इसलिए ये एक तरीके का इंड्यूसेबल ओपेरॉन भी है, इंड्यूसेबल मॉडल भी है। होता क्या है, ये जो कंट्रोलिंग जीन है वो प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रक्चरल जीन जो है वो प्रेजेंट होती है। रेगुलेटर प्रोटीन अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज्ड करती है, जिसे हम कहते हैं लैक रिप्रेसर प्रोटीन। क्योंकि इस टाइम पर मीडियम में स्विच ऑफ है कंडीशन, लैक्टोज एब्सेंट है, तो ये जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाकर के इस ऑपरेटर साइट्स पर अटैच्ड हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है। ना तो ये इसको कोई इंस्ट्रक्शन देगा और ना ही ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जब तक ये इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देता है ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आया है, सेल के खुद के अंदर स्मॉल अमाउंट में गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट था। वो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, वो इस लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है और ये एलोलैक्टोज जो है वो जा कर के इस रिप्रेसर प्रोटीन से अटैच्ड हो जाता है। अटैच्ड होकर के इसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस ला देता है और ये अलग हो जाता है। अलग होने के बाद यहाँ पर जो भी यहाँ बैरियर था वो हट गया है, इसलिए ये प्रमोटर रीजन जो है ये आरएनए पॉलीमरेज को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप आगे जा कर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करिए। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रन होती है, एमआरएनए का सिंथेसिस होता है और साथ ही लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है। ये हमारा लैक ओपेरॉन का टॉपिक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूकैरियोट्स के केस में किस तरीके से रेगुलेशन का प्रोसेस होता है उस टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।